हाय एवरीवन, आई एम प्रीति पांडे येट हेयर विद अनदर वीडियो। तो आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ और उस टॉपिक का नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब देखो, बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि इस चैप्टर का नाम मास स्पेक्ट्रोमीटर क्यों नहीं है, मीटर क्यों है। तो ये तो हम पढ़ेंगे, वीडियो के एंड में देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्यों नहीं कहते हैं। वीडियो तो लास्ट तक देखें और ये बात सीखें। देखो, इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने को। पहली बात तो नेट का पेपर इतना पास है कि अगर किसी ने इस चैप्टर को छोड़ दिया है तो इस चैप्टर को हाथ मत लगाना, मेरा सजेशन यही रहेगा। बाकी अगर किसी ने पहले से तैयार कर रखा है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। बस फ्रेगमेंटेशन चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, बाकी चैप्टर बहुत ही बेसिक है। क्योंकि आपने बीएससी में ये चैप्टर नहीं होता है, आपने नहीं पढ़ रखा होगा, ये एमएससी में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो इस चैप्टर को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। और देखो, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इसका डायग्राम बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसका डायग्राम पता होना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री चैप्टर में पहली बात क्या है, इतना डायग्राम हम देखते हैं इसलिए कि इन सब को क्या कहते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने रिजर्वॉयर लगा रखा है और यहाँ पे क्या है, मैंने लेबल्स मार्क कर रखे हैं, 1 2 3 ऐसे करके मार्क कर रखे हैं। 4 भी मैंने मार्क कर रखा होगा, 5 और यहाँ पे 8 ये मेरा है। अभी यहाँ से देख के देखो, इसके सारे प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने सारे लिख रखे हैं। यही इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर भी इसी में छिपा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे क्या करना है। पहली बात, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर ये जो है हमारा, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन सुन लो, स्टार्टिंग सुन लो। क्योंकि इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, हम कोई भी कंपाउंड का जब हमें मास पता करना होता है तो हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या है, देखो हम यहाँ पे क्या क्या सीखते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड का जैसे हमें मास पता है, जैसे हमारा क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या होता है, C612 होता है, C613 होता है, C614 होता है। 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, पता है हमें, लेकिन इन आइसोटोप्स के मास डिफरेंट होते हैं। तो अगर इनके मास को पता करना है हमें, तो कहाँ से पता करेंगे? ऑब्वियसली मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें बता देगा इनके मासेस को। तो अब इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई, बाकी फ्रैगमेंटेशन पता चलता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल क्या है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर न्यूट्रल स्पेशीज के लिए काम नहीं करता। ये बात एकदम ध्यान से दिमाग में अभी बैठा लो। क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं करता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को का मास आप नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान में रखो। तो फिर दिमाग में बात आ रही होगी कि कौन से मॉलिक्यूल के मास हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली किसके, जिनके ऊपर चार्ज हो, मतलब क्या हो, आयंस। जो आयंस में होंगे उन्हीं का मास हम निकाल सकते हैं। सिंपल बात है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, सैंपल। पहले मैंने क्या लिख रखा है, सैंपल लिख रखा है। मतलब क्या करना है, इस मीटर में हम यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब है। डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सैंपल डाल देंगे। सैंपल जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो वेपराइज होगा। वेपराइज कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप डाल रखा है, मतलब सेकंड स्टेप होगा, यहाँ पे ध्यान दो, वेपराइजेशन। मतलब जो आयंस होंगे वेपराइज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब वेपराइज होने के बाद थर्ड स्टेप क्या है इसका, आयनाइजेशन। जो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा मास, वो क्या होगा, उसका आयनाइजेशन होगा, मतलब वो आयंस में टूट जाएंगे। उसके बाद चौथा स्टेप है हमारा फ्रैगमेंटेशन। देखो फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे स्टेप नहीं दिख रहा है, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा मास m होता है, मॉलिक्यूल का मास हमने m मान लिया, ठीक, ये इसका हमारा आयन बनता है। आयन कैसे बनता है, इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी आयन बनेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे एक प्लस और एक रेडिकल शो करते हैं, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, ये आयनिक फॉर्म है जो यहाँ पे हमें यूज़ करना है। बात इतनी समझ में आई, दिमाग में इतनी बात बैठा लो, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो आयनाइजेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपके आयंस आएंगे ये एक्सेलरेट होंगे, और यहाँ पे जो स्लिट लगी है, मॉनिटर स्लिट लगी है, इसको आने में नीचे हेल्प करते हैं। क्योंकि जो आयंस होते हैं यहाँ पे प्लेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स की, वही आयंस नीचे एक्सेलरेट हो सकते हैं। जिन आयंस के पास क्या हो, मोबिलिटी हो, चार्ज हो, वही आयंस नीचे आ सकते हैं, ठीक।
इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद यहाँ पे एनालाइजर लगा है, यहाँ पे आयनेशन चैम्बर एनालाइजर लगा है, आयंस को डिटेक्ट करेगा। वही आयंस आ पाएंगे जिनके पास एक स्पेसिफिक स्पीड होगी, वही आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होगा, कलेक्टर, कलेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा। और एम्पलीफायर है, यहाँ से कंप्यूटर अटैच है, यहाँ से देखो क्या अटैच है, कंप्यूटर अटैच है। कंप्यूटर इसकी सिग्नल को ले लेगा और यहाँ पे दिखा देगा। एक ग्राफ की मदद से हम बता सकते हैं, वो ग्राफ में काफ़ी सारे पीक्स आएंगे, ग्राफ में क्या होंगे, काफ़ी सारे पीक्स आएंगे। उन पीक्स में से हम बताएंगे कि कौन सा मास हमारा किसको डिनोट कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब हम कोई भी आयन ले सकते हैं, किसी भी आयन की हम बात करते हैं। मेरा अब इतना कुछ तो मैं सब कुछ लिख नहीं सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा थ्योरी है, उसे सुनना ज़रूरी है। तो आप बस उसे सुनो, सुन के समझो। ना समझ में आए वहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना, फिर से आप आराम से सुन लेना। जहाँ पे ना समझ में आए उसे थोड़ा सा लिख के और उसे सुनना। ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ क्यों होता है, टू मेजर RMM रिलेटिव मोलर मास। मोलर मास की बात करें तो ऑब्वियसली मोलर मास को ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आइसोटोप्स को निकालने के लिए, आइसोटोप्स के आइसोलेशन के लिए मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगर हमें पता करना है कौन सा आइसोटोप कार्बन का वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से पता कर सकते हैं और आइसोटोप निकाल भी सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं आइसोटोप को, ठीक। और क्या कर सकते हैं, देखो, टू डिटेक्ट द साइट ऑफ फ्रैगमेंटेशन। अभी बताया मैंने आपको कि मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट होता है। फ्रैगमेंट मतलब क्या था, टूटता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे बहुत भरा हुआ, थोड़ा सा रफ करती हूँ। एक एग्जाम्पल देखो, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसी को भी किसी बुक से पढ़ना है तो आई विल सजेस्ट कि पूरी शर्मा पठानिया से। बाकी अगर किसी को और को मानो कोई अच्छी बुक और रिकमेंड कर रहा हो, आप वहाँ से पढ़ लेना। पूरी शर्मा पठानिया बेसिक बुक है और आपको वहाँ से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो देखो, एक मॉलिक्यूल दे रखा है ऐसे, सी से, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH3, ये क्या टर्शरी ग्रुप है। अब इसका फ्रैगमेंटेशन करना है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली जाता है। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये कैसे हो जाएगा, C, देखो C, यहाँ पे CH3, ये मॉलिक्यूल बन जाता है आपका, और R यहाँ पे रेडिकल के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक। और ये ऐसे, ये पॉजिटिव बन जाता है, ऐसे टूटता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है। अब देखो, 2 फ्रैगमेंट मिले, सेम मॉलिक्यूल से 2 फ्रैगमेंट मिले हैं, एक फ्रैगमेंट छोटा है, एक फ्रैगमेंट बड़ा है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली, यहाँ पे एक बात ये देखो, ये समझने वाली है कि यहाँ पे जब एक्सेलरेशन ट्यूब से जब आपका 2 मास फ्रैगमेंट होके आता है, तो जिसका मास छोटा होगा वो क्या पहले आ जाएगा, और जिसका मास बड़ा होगा वो कैसे आएगा, बाद में आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो जिसका मास छोटा होगा पहले आ जाएगा, उसका हमें पहले पता चल जाएगा, और बड़े वाले का बाद में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। एंड टू आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड्स, ऑब्वियसली अननोन कंपाउंड्स को मास, मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बात ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सैंपल हमारा कैसा हो सकता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। ऑब्वियसली सैंपल को डिटेक्ट करना है, तो मानो हमने सैंपल कैसा लिया, सैंपल हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सैंपल कुछ भी हो सकता है। सैंपल क्या, सैंपल आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो तीनों तरीके के सॉलिड का मोलर मास इसमें फाइंड आउट किया जा सकता है। बट एक कंडीशन है कि अगर हम सॉलिड को यूज़ करते हैं एज अ सैंपल, तो इसमें जैसे हम ये यहाँ पे पूरा सेटअप यूज़ कर रहे हैं, तो सेटअप बदल जाता है, दूसरे तरीके की मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अगर लिक्विड यूज़ करते हैं तो दूसरा, गैस यूज़ करते हैं तो तीसरा। इतनी बात समझ में आई। देखो, आइसोलेशन मेथड बदल जाएगा अगर हम क्या करते हैं, अगर हम फेजेस चेंज कर देते हैं। सॉलिड होगा तो अलग तरीके का मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ होगी, लिक्विड होगा तो अलग। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज़ देख लो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये 2 प्लेट्स लगी है, ये प्लेट्स क्या है, ये मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लेट्स, एक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है, बेसिक आप 9th 10th 11th पे पढ़ते चले आ रहे हो, 12th में, कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, हमेशा मतलब क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ही रखा गया है। इससे क्या फ़ायदा होता है, देखो कि एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, एक तरफ क्या लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, ठीक है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहे, यहाँ पे देखो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। इन्हीं फील्ड्स की वजह से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फील होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² = mv² / r होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है QVB होता है,
ठीक, यहाँ से एक वी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, हमें क्या, अगर हमें रेडियस पता चल जाए क्या, जहाँ पे एनालाइजर से, यहाँ पे एक्सेलरेटर से, जब यहाँ पे एनालाइजर रखा होता है, मैंने बताया था, अभी डायग्राम रिवाइंड करके देख लेना, यहाँ पे रिवाइंड कर लेना, तो जब देखोगे तो वहाँ पे एनालाइजर लिख रखा है। एनालाइजर पे मैंने आपको बताया है जिसका मोलर मास कम होता है वो पहले आता है, तो जिसका मोलर मास कम होगा पहले आया, उसकी रेडियस हमें यहाँ से पता चल जाती है। अगर किसी की रेडियस पता है तो ऑब्वियसली उसका मोलर मास पता कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे प्रूफ देखो, रेडियस यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे mv/qb, देखो रेडियस और मास दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर रेडियस पता चल गया तो मास भी पता चल जाएगा। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, उस डायग्राम से आपको और अच्छी तरीके से ये मेमोराइज हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद कर लेना, स्टेप बाय स्टेप मिस नहीं होने चाहिए, यही स्टेप याद कर लेना। कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है, या तो इससे फंसेगा या तो फ्रैगमेंटेशन से फंसेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो सैंपल, वेपराइजेशन, आयनाइजेशन, फ्रैगमेंटेशन, मैंने नंबर लिख रखे, कौन से नंबर के बाद कौन सा आ रहा है, फर्स्ट सैंपल, सेकंड वेपराइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, अभी याद कर लो, बार बार घर पे मत देखो। चौथा फ्रैगमेंटेशन, पांचवा एक्सेलरेशन, छठवां डिफ्लेक्शन, सातवां मास सेपरेशन, आठवां डिटेक्शन किससे, कंप्यूटर में मिल जाता है, पूरा हमारा ग्राफ मिल जाएगा, ग्राफ से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि उसका मास क्या है कंपाउंड का। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या बताना है मेरे को, आपको एक डायग्राम बताना है। यहाँ पे डायग्राम देखना, यहाँ पे ये रखा है, ये क्या है, सैंपल, ये क्या है, सैंपल, सैंपल से यहाँ पे आयंस, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन गन रखी है, क्या है इलेक्ट्रॉन गन शूट करता है सैंपल को। ठीक, इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे प्लेट्स रखी है, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स होती हैं और ये चार्ज होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक, इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। फिर आगे आपके आयंस चल के आएंगे और यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी सेलेक्टर, मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्या परसेंटेज प्रेजेंट है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी सेलेक्टर। और इसके बाद फाइनल देखो, फाइनल इसमें पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद आएगा डिटेक्टर और उसके बाद आएगा कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसा ग्राफ बन के आ जाएगा जिससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कि क्या है मोलर मास। ठीक, यहाँ पे देखो सैंपल है, इलेक्ट्रॉन गन है, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेलेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, डिटेक्टर है, फिर यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन है आपकी। तो ये छोटा सा वीडियो था जानने के लिए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है हमारा किस बेसिस पे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल है। अब देखो यहाँ पे पता चल गया ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्यों नहीं कहते, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों कहते हैं, आपको पता चला कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो हमारा क्या है, मेथड है, और इसमें क्या है, जो हम सैंपल्स यूज करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी हम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो हम यूज कर रहे हैं सिस्टम, वो भी आपका बदल जाता है। ठीक है, जो आइसोलेशन प्रोसेस है वो भी बदल जाता है, इसलिए मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं कहते, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तो चलो इतनी बात समझ में आ गई, थैंक यू सो मच गाइस। और इतनी मेहनत करती हूँ तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हो, नए हो, वो वीडियो को लाइक करो और अभी सब्सक्राइब करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो।